हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स गाइड यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है जो हम डोज 1 डोज 2 करके स्टार्ट कर रहे हैं। आज उसकी डोज 2 लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको पहले ही ग्रुप्स में शेयर कर देता हूँ, तो पहले वहाँ पीडीएफ को सॉल्व करते हैं, फिर ये वीडियो देखते हैं, तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये जो हम सीरीज स्टार्ट करी है हमने, ये हमारे सभी एग्जाम जैसे आप देख सकते हैं, एसएससी से लेकर एफकेट, यूपी ट्रिपल एससी, पुलिस, सबके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और सारे एंट्रेंस एग्जाम अगर आप किसी कॉलेज के देते हैं लाइक बीबीए और एचएम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और कंपनी प्लेसमेंट एप्टीट्यूड, यही एप्टीट्यूड होता है। तो दोस्तों, पीडीएफ के लिए आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मैथ्स गाइड सर्च करके वहां ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आकर ऐड हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं डेली 10 क्वेश्चन लेके आता हूँ और बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। A cylindrical vessel of height 10 centimeter has base radius is 60 centimeter. If d is the diameter of a spherical vessel of equal volume, then what is the d is equal to? देखिए, क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक बेलनाकार बर्तन की आधार त्रिज्या 60 है। देखिए, बेलनाकार मतलब सिलेंडर ऐसा होता है, ठीक है, और ये सिलेंडर का बेस है, एक बेस ये, एक बेस ये। यदि समान आयतन का वॉल्यूम सेम है, गोलीय बर्तन का मतलब होता है स्फेयर, है ना। किसकी बात हो रही है? स्फेयर होता है ऐसा। और इसका जो वॉल्यूम है आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का वॉल्यूम होता है, और स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और कहा गया है ये दोनों वॉल्यूम सेम है। ठीक है बच्चों, और गिवन क्या है? इसका रेडियस गिवन है आर, और इसका जो आर है वो आपको कितना गिवन है? आर गिवन है आपको हाइट 10, रेडियस 60, और इसका जो हाइट है ये यहां से लेकर ये यहां तक की जो ये हाइट दे रखी है आपको 10। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है गोलाकार वृत्त डी, इसका जो व्यास समझते हैं, तो वाइज ऑफ आर वो डायामीटर होता है ना, ये पूरा व्यास होगा ये। तो डी किसके बराबर है? चलिए देखिए, वॉल्यूम इक्वल है तो आप डायरेक्टली इक्वल कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। जब आप इक्वल करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो चीज आपके पास है उन्हें रख दीजिए। ये सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या रेडियस कितना है? 60 है। देखिए, तो आपने 60 को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 इंटू 60, 60 का स्क्वायर। एच क्या है? 10। चलिए 4/3, और आर क्या होगा? आर होगा d/2, क्योंकि d के फॉर्म में निकालना है तो d/2 का क्यूब। इतनी बात समझ में। अब इसको जब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 60 इंटू 10 ये रहेगा, और 4/3 इंटू d का क्यूब, और ये मैंने 2 का क्यूब हो जाएगा 8। अब याद देखिए, 4 से कितनी बार? 2 बार, और 2 3 या 6, और 6 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 60। तो ये हो गया 60 इंटू 60 बराबर डी क्यूब। आपको डी निकालना है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा। जैसे ही आपने क्यूब रूट लिया, क्या लिया? क्यूब रूट लिया, तो आप देखिए ये तो इससे कैंसिल आउट होगा, तो डी की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ गई? क्यूब रूट मतलब 3 का जोड़ा। सो डी कितना है? 60। वही आपसे पूछा गया है किसके बराबर होगा, तो डी होगा 60 के बराबर। समझाने के लिए कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से जल्दी कर सकते हैं। देखिए, फ्रॉम अ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस ऑब्जर्व्ड एज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ अ लाइट हाउस इज h, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स? किसी प्रकाश स्तंभ से, ये एक प्रकाश स्तंभ समझ लीजिए, विपरीत दिशाओं में, तो एक विपरीत दिशा कहाँ होगी? यहाँ होगी, और एक विपरीत दिशा कहाँ होगी? यहाँ होगी। एक बोट आपकी यहाँ है और एक बोट सपोज करा यहाँ पर है। ठीक है, और दोनों जहाजों के अवनम कोण 30 और 45। अवनम क्या होता है? एक होता है उन्नयन, एक होता है अवनम। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैं यहाँ थोड़ा सा बचाना चाहूँ। लेट सपोज कोई कंडीशन है, जब आप नीचे से ऊपर देखते हो तो ये जो एंगल बन रहा है ग्राउंड के साथ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन।
और जब समझ लीजिए ऊपर बैठे हो, नीचे देख रहे हो इस पॉइंट पे, तो जो आपका एंगल बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। बेस लाइन ये होती है, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब अवनम, ठीक है। लेकिन होता क्या है, दो पैरेलल लाइन है और एक लाइन ये इस तरह से इसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो एंगल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप यहाँ एंगल लोगे वो एंगल भी यही कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ये थीटा डिग्री तो ये भी थीटा डिग्री ही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप बोर्ड्स को देख रहे हो कुछ इस तरह से, तो मैं सीधे से यहाँ एंगल लिख लेता हूँ और कहीं भी लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 30 आपका सर यहाँ पे होता 30 डिग्री, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको क्वेश्चन पे, तो 30 और कहीं भी ले लो आप, 30 और 45, बस आपको 30 और 45 लेने हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, और ये वो आपका लाइट हाउस है जिसकी हाइट है h, और ये दोनों के बीच का हो गया डिस्टेंस। अब देखो यार, ऐसे क्वेश्चन क्या होता है, डायरेक्ट कर रहे होते हैं एग्जाम में। ये आपके अगर एसएससी और एनटीपीसी प्री में आते हैं तो बहुत डायरेक्ट, और ये क्वेश्चन इस तरह के डायरेक्ट ही रहते हैं। तो मैं आपको एक यहाँ पर एक डायरेक्ट ट्रिक लिखा रहा हूँ उसके लिए मैं एक चीज ये समझाना चाहूंगा कि एक ट्रिक से ज्यादा काम चल जाए तो क्यों अच्छा नहीं रहेगा, है ना। देखिए, एक ये लाइट हाउस है, लेट सपोज एक लाइट हाउस होता, एक शिप होती यहाँ पर ये प्लेस, और दूसरी शिप होती मान लिया आपने यहाँ पर। अब जो शिप है वो लाइट हाउस के अपोजिट में है, लेकिन सेम प्लेस पर है, सेम डायरेक्शन में है दोनों बोट्स, ये ए है ये भी है, और दोनों बोट्स के बीच में डी डिस्टेंस अगर आता है तो यहाँ पर भी कुछ थीटा होगा 1 और थीटा मैंने मान लिया 2, और ये मेरा लाइट हाउस की है एच। तो दोस्तों याद रखिए, ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये डी हमेशा होता है एच। अगर सेम डायरेक्शन में है तो कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 आप यूज करोगे। अगर सेम डायरेक्शन में, ये किसके लिए है, सेम के लिए। अगर ये देखिए यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस वाले को पंखे को उठाकर सपोज यहाँ रख दूं तो कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा। इस वाले को उठाकर, ये वाला जो पार्ट उठाकर यहाँ रख दूं, मैं कुछ यहाँ रख दूंगा तो कुछ इस तरह से जो फिगर बनेगा वो यही फिगर तो है। इस केस में ये डी क्या होगा, डी होगा एच कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2, खत्म खेल। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये थीटा 1 होगा, ये थीटा 2 होगा, तो यहाँ क्योंकि माइनस वाले केस में आप कोई भी किसी को भी 1 और 2 नहीं मान सकते, तो ये जो पहला वाला होगा ये थीटा 1 होगा और ये दूसरा वाला थीटा 2 होगा। क्लियर है वाली बात, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर कोई भी मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। अब हम अपना आंसर निकालते हैं। हमसे पूछी क्या गई है, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h पूछा गया है, तो d, ठीक है। और d के बाद देखिए लाइट हाउस h दे रखा है, और डिस्टेंस बिटवीन, d पूछा गया है तो h तो h ही रहेगा, h दे रखा है। थीटा 1, अगर cot 30 कितना होता है √3 और 45 कितना होता है 1, एक ही लाइन में आपका आंसर आएगा। d क्या होगा आपका h √3 प्लस 1 या 1 प्लस √3, तो फर्स्ट ऑप्शन ही है बस। तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ क्वेश्चन में करना पड़ेगा, यहाँ मैंने आपको एक दो बातें और समझाई है, ठीक है ना। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2.3 का क्यूब माइनस 0.027 एंड डिवाइडेड बाय 2.3 का स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09। चलिए देखिए, ये एक तरह का सिंप्लीफिकेशन है। अब आप इस सिंप्लीफिकेशन को कैसे कर सकते हैं, ऐसा तो करोगे नहीं कि इसको क्यूब करोगे फिर माइनस करोगे, इनको जोड़ोगे। तो देखो, ये एक हमेशा ध्यान रखिए किस फॉर्मूले में लिखा है, ये लिखा हुआ ए क्यूब माइनस बी क्यूब के टर्म में। ये आपका पूरा ए है और ये आपका पूरा क्या है, देखिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये ए है और ये किसका क्यूब है, 0.3 का क्यूब लिखा हुआ है। और जब आप इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करेंगे तो ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस फॉर्मेट में रहता है ये पूरा। तो ये देखिए, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये ए माइनस बी के फॉर्म में, और ये पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के फॉर्म में रहेगा। और नीचे वाले केस को देखिए, हमेशा ये क्या लिखा हुआ है आपका, ये आपका ए स्क्वायर है, और देखिए ये क्या लिखा हुआ है आपका बी स्क्वायर है, और ये डेफिनेटली ए बी ही होगा। तो ये फॉर्मेट नीचे ऑलरेडी मिल गया आपको, तो ए स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे बी है, कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, ए माइनस बी। सो ए कितना है आपका 2.3 और बी कितना है 0.3, तो आंसर है 2। ठीक है दोस्तों, सो सेकंड लास्ट ऑप्शन बहुत सिंपल सा है, सिंप्लीफिकेशन है, थोड़ा सा आप इन पर गौर करिए एक बार। देखिए जरा, 8400 is divided among A, B, C in ratio 1/5, ratio 1/6, ratio 1/10. What is the share of A? यदि 8400 को A, B, C में 1/5, 1/6 रेशियो में डिवाइड करा जाता है, बांटा जाता है, तो A का शेयर बताओ। देखिए अमाउंट कितना है जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 8400। किस रेशियो में करना है, तो वो A, B, C के 3 रेशियो गिवन है आपको, 1/5, 1/6 एंड 1/10। ठीक है, अभी हम जब फ्रैक्शन से इनको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो हमने क्या करा, एलसीएम लिया। सो एलसीएम क्या होगा, 5, 6 और 10 का 60। 5 से कितनी बार 60 गया, 12 टाइम, सो 12 1 जा 12। 6 से 10 टाइम, 10 1 जा 10, और 10 से 6 टाइम, तो 6 1 जा 6। ये आ गया रेशियो। अब आपको ए का शेयर निकालना है, किसका शेयर निकालना है, ए का। सो ए का शेयर कैसे निकलेगा, 8400 इंटू ए का जो भी शेयर होगा रेशियोज का 12 डिवाइडेड बाय टोटल। सो ये कितना हो गया, 4 और 2 6, 6 और 2 8 हो गया 28, है ना, 12 प्लस 6 प्लस 10। ठीक है, अभी 14 का टेबल, 14 2 जा 28 और 14 6 जा। सो ठीक है, और 2 से कितनी बार गया ये, 6 बार, तो 6 6 जा 36, ये आया 3600। सो ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी करना है इन चीजों को। ठीक है, दूसरी चीज मैं आपको एक बात यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि जैसे मुझे ए का शेयर निकालना है, तो ए का शेयर क्या है, रेशियो 12 है, 12 इंटू समथिंग होगा, मतलब 12 के मल्टीपल में होगा। अब आपको ये देखना है कौन सा आपका ये 12 से डिवाइड हो रहा है। ये तो आपने कर लिया, 12 से देखिए कौन सा डिवाइड हो रहा है कंप्लीट, तो आप कहोगे ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो सिर्फ यही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चनों को निकालना ये एक आसान तरीका होता है। ठीक है, P रेशियो Q 3/5, रेशियो 5/7, Q रेशियो R 3/4, रेशियो 2/5। देन व्हाट इज P रेशियो Q रेशियो R। देखिए P रेशियो Q आपको जो गिवन है वो है 3/5 रेशियो 5/7, एंड Q रेशियो R आपको गिवन है 3/4 रेशियो 2/5, और एग्जामिनर आपसे P रेशियो Q रेशियो R ही पूछ रहा है, और वो भी देखिए 4 ऑप्शन किसमें, फ्रैक्शन में ही पूछ रहा है, तो आप इसे फ्रैक्शन से मत हटाओ। तो बस काम आपको वही करना है, Q दोनों केसेस में सेम होना चाहिए। तो ऊपर वाले Q को तो हमने इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाले Q को हमने इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डायरेक्टली आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो 3 3 जा 9 और 4 5 जा 20, तो ये हो गया P। अब 5 3 जा 15 और 4 7 जा 28। देखिए Q दोनों का सेम है, तो आप एक बार ही लिखोगे, और फिर 5 से 5 कट जाएगा जब मल्टीप्लाई करोगे, तो रह गया 2/7। तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो आप देख लीजिए जिसमें 2/7 आ रहा हो। 2/7 सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, चलिए। How many men will be required to plug 100 acres of land in 10 days if 10 men require 8 days to plus 20 acre of land? यदि 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन को जोतने के लिए 8 दिन लेते हैं, तो 100 एकड़ जमीन को 10 दिन में जोतने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। सिंपल सा, मतलब बहुत सिंपल सी चीज है, आप इसे ऐसे समझिए। 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन को जोतने में 8 दिन लेते हैं। 10 व्यक्ति 20 एकड़ जमीन को 8 दिन में करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे देखिए 20 एकड़ के लिए 8 इंटू 10, 8 व्यक्ति 10 व्यक्ति 8 दिन में, मतलब टोटल देखा जाए तो 80 हो गई है। तो ये 20 एकड़ जमीन के लिए 80 की क्षमता चाहिए आपको, ठीक है। दोनों वर्क ही एक तरह से, वर्क क्या होता है आपका,
वर्क होता है टाइम इनटू एफिशिएंसी, यही तो होता है वर्क। कार्य क्या है आपका 20 एकड़, और टाइम क्या है आपके पास 8 दिन, और एफिशिएंसी क्या है 10 व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक काम करता है तो 10 व्यक्ति 10 काम करते हैं, यस और नो। तो ये तो यहाँ से 1 एकड़ का हिसाब निकल आएगा 80/20। अब आपको पूछा गया है 100 एकड़ के लिए, तो जब आप 100 एकड़ की बात करेंगे तो 80/20 गुणा 100, तो 100 एकड़ के लिए इतना आपके पास आ गया ये, ठीक है। लेकिन ये 100 एकड़ कितने दिन में करने की बात हो रही है, तो आपसे पूछा है 10 दिन में कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। अब आप ये देखिए, अब आपके पास टोटल इतना आ गया, और ये जो काम है आपके टोटल वर्क हो गया आपका, है ना। इस हिसाब से इसको 10 दिन में करना है, तभी तो आपको मालूम चलेगा आपको कितने मैन की या कितने व्यक्तियों की आवश्यकता है। तो वर्क है आपका, यस और नो, क्लियर है वाली बात, क्योंकि ये भी आपका वर्क ही था। तो यार अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए 0 से 0 गया, 2 से 4 गया, और जब आप ये 4 इस 10 से काटोगे तो कितना बचेगा, खाली 40। कितना बचेगा 40। तो आप कहोगे 40 मैन की आवश्यकता पड़ेगी इसका। तो बहुत सिंपल सा है, अपन ने वर्क, ये सिंपल सा एक फैक्ट होता है कि वर्क क्या होता है, टाइम इनटू एफिशिएंसी होता है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने वर्क निकाल लिया, 10 दिन में कराना है तो इतने मैन की आवश्यकता पड़ेगी। 20 एकड़ काम के लिए इस हिसाब से इतना काम है, तो 1 का आपने मान निकाल लिया, 100 एकड़ का निकाल के आपने रख लिया, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। इफ x minus 3 is a factor of x square plus 4px plus minus what is the value of p। देखिए p x minus 3 क्या है, इसका फैक्टर है। तो अगर f x का फैक्टर होता है 0 के इक्वल हो जाता है, ये समझ में आ रही बात। तो इसका मतलब ये है कि जब x यहाँ पर x minus 3 है, अगर ये फैक्टर है तो ये 0 होगा, तो x की वैल्यू आ गई 3, और x इस 3 में रख दीजिए इस इक्वेशन को, मतलब क्योंकि अब ये आपका, क्योंकि इसका फैक्टर है ये, तो इसमें 0 के इक्वल लगना है, क्योंकि जैसे ही कोई किसी का फैक्टर होता है वो कंप्लीट उसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर हो सकता है बचे या नहीं बचे। फैक्टर है तो मतलब 0 के इक्वल है। सो x रख दिया यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, प्लस जब 3 रखेंगे तो 4 3 जा 12p माइनस 11p बराबर 0। तो 12 में से 11 गए, आप कहेंगे सर खाली p आया और ये प्लस का 9 है कि माइनस का 9, तो p का मान आएगा -9। सो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखिए व्हाट इज द एलसीएम ऑफ a क्यूब b माइनस ab क्यूब कॉमा a क्यूब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b क्यूब एंड ab ब्रैकेट में a प्लस b। आपको एलसीएम पूछा गया है ना, तो लासा देखिए ऐसे समझिए, 2 और आपको 9 का एलसीएम निकालना है ना। तो इनका एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे 2 इस तरह से है और इसको हमने कहा 3 की पावर 2। अभी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आप 2 × 3 की पावर 2 रख लेंगे। तो कहने का मतलब ये 9 को आपने ब्रेक करा, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ऐसे 2 को ब्रेक करा, ठीक है। और कॉमन नहीं है तो दोनों को मल्टीप्लाई, आपका एलसीएम आ गया, ठीक है। यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, इनको ओपन करके रखना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा a क्यूब b माइनस a b क्यूब ये है, देन दूसरा है a क्यूब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b क्यूब, और तीसरा है आपके पास ए बी ब्रैकेट में a प्लस b। चलिए तो हम इसको करते हैं। तो यहाँ देखिए a क्यूब है, यहाँ a है, कॉमन a आया, यहाँ देखिए b गया, यहाँ b क्यूब है तो कॉमन b आया, तो अंदर रह गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ओपन करोगे तो a प्लस b a माइनस b में आएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कॉमन है। देखिए यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a क्यूब, तो a स्क्वायर कॉमन हो गया। देखिए यहाँ b स्क्वायर, यहाँ b क्यूब, b स्क्वायर कॉमन हो गया, तो अंदर क्या रह गया आपका a प्लस b, ठीक है। और ये तो आपको ऑलरेडी कॉमन लेके लिखा ही हुआ है। अब एलसीएम क्या होता है, जो सब में हाईएस्ट कॉमन है ना। देखिए यहाँ पर भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी, यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ b। सो a ले लिया आपने जो सब में, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी, तो a स्क्वायर। सिमिलरली b ले लिया आपने, b की हाईएस्ट पावर क्या होगी, b स्क्वायर, तो a स्क्वायर b स्क्वायर तो आपका आएगा ही आएगा। अब इन तीनों में क्या कॉमन, देखिए a प्लस b यहाँ भी, a प्लस b यहाँ भी, और a प्लस b यहाँ भी होगा, क्योंकि ये तो बेसिकली इसको आप a प्लस बी और a माइनस भी लिख सकते हो ना, तो a प्लस बी तो आएगा ही आएगा।
और अब a माइनस बी दोनों में नहीं है, लेकिन कॉमन यहाँ से a माइनस बी भी लोगे, क्योंकि जो कॉमन नहीं है वो भी लिया जाएगा। क्लियर है वाली बात? तो ये आपका एलसीएम आके रुक जाएगा। अब देखिए ऐसा एलसीएम कहाँ पर है, तो इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये डिवाइड का साइन नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना, कोई डिवाइड का साइन नहीं है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाए डिवाइड कहाँ से आ गया। और ए प्लस बी ए माइनस बी को लिख सकता हूँ मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए कौन सा आंसर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ध्यान रखिए इन चीजों का, आते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए, अ सर्कल सब्सक्राइब अ रेक्टेंगल विद साइड 16 and 12, व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल? 16 और 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी आयत के परित वृत्त खींचा जाए। परित मतलब बाहर, ये रेक्टेंगल है आपका और इस तरह से एक सर्कल बाहर बनाया गया है। ठीक है, और इस रेक्टेंगल का दे रखा ये 16 है और ये 12 है। तो एक बात समझ लीजिए, एक सर्कल है और इसके अंदर अगर कोई रेक्टेंगल बनाया जाता है ये इस तरह से, तो ये इस वृत्त का केंद्र होता है। तो ये जो डायामीटर दिख रहा है ये इसका डायगोनल भी होता है। एक रेक्टेंगल का ये जो डायगोनल होता है, डी जिसे कहते हैं विखंड, ये क्या होता है? ये लंबाई, ये चौड़ाई। ये डी जो होता है ये होता है लंबाई और चौड़ाई के वर्ग का वर्गमूल। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है डी डायगोनल। ठीक है बच्चों, अभी ये 16 है आपका और ये आपका 12 है। तो अब आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? आपको ये जो रेखा है मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी, आपको ए सी निकालना पड़ेगा जो कि डायगोनल है। अब आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। किससे? पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं पहले क्या करता हूँ, 16 और 12 को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मुझे ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। 16 और 12 को मैंने 4 से काटा, 4 3 12, 4 4 जा 16, और 3 4 5 का मैं जानता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से क्या आएगा, ये 5 आएगा। क्या आएगा? ये 5। अब आप वापस से उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे डिवाइड किया 4 से किया था ना, तो 5 4, तो कितना आया ये 20। तो ये काम मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है 20। अब ये पूरी जो डायगोनल है, ये जो डायगोनल है ये 20, डायगोनल बोलो या अभी डायामीटर बोलो, एक ही है यहाँ पर। ये 20 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 20/2 मतलब 10। ये हो गया आपके पास रेडियस। ठीक है, अब आपसे पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई में सारे आंसर है तो बस 10 का स्क्वायर कर दोगे तो 100 हो जाएगा, तो 100 पाई आपका आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन याद रखिए, आपके एसएससी और एनटीपीसी में तो मिल ही जाएंगे आपको, और सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर, डरना नहीं है इनसे। चलिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग एल्टीट्यूड इक्वल टू 2√3? देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है? तीनों साइड सेम होती है। कैसी होती है? सेम। तो ध्यान रखिए, ये जो इसकी हाइट दिख रही है ना, ये दोस्तों इसकी हाइट भी होता है, इसका एल्टीट्यूड भी यही है, इसका एंगल बाइसेक्टर भी यही है, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी यही है, सब कुछ। क्योंकि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर ये जो एक लाइन होती है, ये हर चीज यही होती है, मतलब ठीक है, यही एंगल बाइसेक्टर होती है, क्योंकि सिमेट्री की वजह से, क्योंकि तीनों साइड जो होती है वो सेम होती है। तो कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो सेम लाइन जो होगी वो हर चीज वही कहलाएगी, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर भी वही लाइन होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वही लाइन होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये इसकी हाइट भी है, तो एल्टीट्यूड भी क्या है? हाइट है। और हाइट ध्यान रखिए क्या होता है? √3/2 इंटू साइड, ये हाइट होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ये आपको थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना है, नहीं है तो भी मैं आपको और दूसरे तरीके से भी समझा दूंगा। तो अब आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द एरिया, और आपको एल्टीट्यूड दे रखा है। तो सबसे पहले आप साइड निकाल, और एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, ये होता है आपका एरिया। तो देखिए, √3/2 इंटू साइड और एच कितना दे रखा है? 2√3। √3 से √3 गया, 2 2 जा 4, तो साइड कितना आ गया? 4। 4 जैसे यहां रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16, यस और नो? 4 से 4 गया तो 4√3 आपका रिजल्ट होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।
ठीक है, मैं आपको उसको दोबारा से समझाऊंगा उस क्वेश्चन को, चाहे मुझे दोबारा एक क्वेश्चन के लिए वीडियो बनानी पड़े। ठीक है, ओके।